हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा। अमोनिया कंप्लीट कर लिया था नाइट्रोजन के कंपाउंड में, अमोनिया कंप्लीट किया था, N2 कंप्लीट किया था, ठीक है कि N2। फिर आगे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे कि उसमें PO बॉन्ड कितने होंगे, POP बॉन्ड कितने होंगे, याद है ना। P4O6 में, P4O10 में, याद है ना सारी चीजें, ठीक है। तो चलो बेटा आगे उसी नाइट्रोजन के कंपाउंड में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि और कौन कौन से कंपाउंड हमें पढ़ने हैं इस नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। चलो भाई, तो बात करते हैं। जो अगला बेटा कंपाउंड है वो है ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो हेडिंग डालो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं? तो वैसे तो बेटा नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। तो देखो भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो हमें फर्स्ट पढ़ना है वो है बेटा अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान देना बेटा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला क्या होता है? N2O। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लाफिंग गैस। N2O को क्या बोलते हो? लाफिंग गैस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मतलब बेटा नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो इसमें पहला आता है अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाफिंग गैस, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जैसे अपने पास NH4NO3 है, NH4NO3 है जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। देखो रिएक्शन रिपीट हो रही है, ठीक है। पिछली क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ाई है बेटा, ठीक है। देखो भाई, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। और यहां देखो बेटा NH4NO2 है, इसको क्या बोलते हो? अमोनियम नाइट्राइट। ध्यान देना, नाइट्रेट में NO3 है, नाइट्राइट में क्या है बेटा? NO2। तो जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? N2O, ठीक है। क्या बनेगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसको आप क्या बोलते हो? लाफिंग गैस, ठीक है। जब बात करें हम लोग अमोनियम नाइट्राइट को, जब अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो फिर क्या निकलेगी बेटा? N2 गैस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है N2O, और जब हम लोग अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो N2 गैस रिमूव होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये तो आपको पता ही है यार कि जो N2O है वो कैसा है बेटा? एक न्यूट्रल गैस है। N2O क्या है? एक न्यूट्रल गैस है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको किसके लिए याद रखनी है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कि ये एक लाफिंग गैस है। जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। जब अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो N2 गैस निकलती है, और जो N2O है वो एक न्यूट्रल गैस है, ठीक है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है N2O में। आगे बात करते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है बेटा? NO। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम लोग NO का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो NO का फॉर्मेशन करने के लिए जो हमें पहला मेथड यूज होता है वो होता है बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यही हमें पढ़ना है। क्या कौन सा मेथड है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसको डिटेल में भी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जब हम लोग को NO बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करना होगा बेटा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब बात समझना, करना क्या है इसमें। देखो भाई, सबसे पहले लेना है आपको अमोनिया। क्या लेना है बेटा? अमोनिया। देखो क्या 4 मोल अमोनिया ले लिया। फिर ऑक्सीजन की हेल्प से इसको बर्न करना है, जलाना है, मतलब इसका कंबशन कराना है। तो देखो 5 मोल आपने क्या ले लिया? O2, ठीक है। 1123, ठीक है। देखो बेटा 1123 केल्विन क्या है अपने पास? टेम्परेचर, और 6 atm है प्रेशर। तो यहां से वाटर निकल जाती है और किसका फॉर्मेशन होता है? NO का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां पे देखो बेटा 4 नाइट्रोजन, और यहां का कितना ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया? 4 ऑक्सीजन। बाकी आप खुद बैलेंस कर सकते हो। देखो 5 2 कितने हो गए? 10। तो 4 ऑक्सीजन यहां गए, 6 यहां लगा दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपको बनाना है तो बेटा कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और इसमें करना क्या है?
अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, O2 से करवाओ, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे NO का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में H2O भी निकलेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं, देखो NO इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो मैंने यार कितनी बार बताया आपको कि अगर किसी कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक, किस किस को छोड़ के, हाँ वेरी गुड, 10, 16, 32, 10, 16 एंड 32 को छोड़ करके ये इवन होने के बाद भी कैसे होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक होते हैं, याद है आपको। ठीक है, और चलो भाई अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तो वो बेटा डेफिनेटली क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जैसे मैं बात करूं NO की, तो बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाँ वेरी गुड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। तो 8 एंड 7 कितना हो गया, 15। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कितना हो गया, 15। अब बताओ 15 है तो 15 इवन है कि ऑड है, हाँ बिल्कुल सही, कैसा है, ऑड है। और जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बेटा ये पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे वही चीज लिखा है, NO इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बोलो इतना क्लियर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, इन लिक्विड या सॉलिड फॉर्म, ठीक है, चाहे लिक्विड फॉर्म की बात करें या सॉलिड फॉर्म की बात करें, इट फॉर्म्स अ लूज डाइमर। लूज डाइमर का मतलब ये हुआ बेटा कि ये हाईली फोर्स से जुड़ा नहीं होगा, कि बहुत हाईली फोर्स मतलब कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, इसको नहीं जोड़ रहा होगा, बट ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, उतना स्ट्रांगली फोर्स से नहीं जुड़ते हैं। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इट फॉर्म्स अ लूज डाइमर। ये लूज डाइमर मतलब आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन देखो NO है, फिर दूसरा NO है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बेटा, डाइमर बनाएगा, लेकिन ये डाइमर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, एक लूज डाइमर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो दो कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा क्या है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं जो तीसरा ऑक्साइड है, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। अगला है अपने पास N2O3। N2O3 देख के आपको पता चल रहा होगा क्या बेटा, इसमें 2 नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। भाई 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या बोलोगे, डाई नाइट्रोजन, देखो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या तो ऐसे बोल दो या फिर इसको आप बोल सकते हो नाइट्रोजन सिस्को ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन सिस्को ऑक्साइड। ठीक है, अब बात समझना ये बनेगा कैसे। भाई N2O3 का हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले बात समझनी है कि कैसे बनाएंगे हम लोग N2O3। तो देखो बड़ा सिंपल है, देखो मिक्स्ड ऑक्साइड ले लो, मिक्स ऑक्साइड। अब ऑक्साइड तो आप समझ रहे हो बेटा किसके ऑक्साइड की बात हो रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात हो रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब क्या हुआ कि उसमें नाइट्रोजन भी होगा, साथ में क्या क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा। तो यहां पे देखो मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां देखो क्या NO ले लिया, बताओ बेटा, यहां पे NO, यहां जो आपने NO बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड वो ले लिया। ठीक है, और क्या ले लिया, नाइट्रोजन का एक और ऑक्साइड ले लिया, NO2 ले लिया। ठीक, जब दोनों को हमने आपस में मिक्स कराया, दोनों को आपस में मिक्स कराया, देखो तो NO प्लस NO2, तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, N2O3। देखो NO प्लस NO2, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, N2O3। भाई यहां का एक नाइट्रोजन, यहां का एक नाइट्रोजन बैलेंस कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, N2O3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहां पे टेम्परेचर कितना लेना होता है बेटा, यहां पे देखो एट अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस इट सॉलिडिफाई इनटू अ ब्लू कलर। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना लेना होगा, -30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर लेना होगा, -30 डिग्री सेल्सियस। तो NO और NO2 मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, N2O3 का। ठीक है, और ये कैसा सॉलिड होता है, ब्लू कलर सॉलिड होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है बेटा एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड। बात समझना, क्या नाइट्रस एसिड की बात हो रही है, मतलब HNO2 की बात हो रही है। और बेटा एनहाइड्रस फॉर्म मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, पूरी तरीके सूखा
समझ पा रहे हो आप? एनहाइड्रस मतलब क्या होगा? सूखा। तो यहां पे एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड, देखो एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड एज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट फॉर्म्स HNO2। एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड मतलब जो एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड की बात करें बेटा, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो किसका फॉर्मेशन करेगा? HNO2 का। ठीक है, एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड एज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट फॉर्म्स HNO2। यहां पे देखो भैया, देखो बेटा यहां पे जो एनहाइड्रस है यार, यहां पे थोड़ा सा यहां पे लिख लो एनहाइड्राइड। वही मैं सोच रहा था ये लाइन क्यों बेटा दिक्कत कर रही है। ठीक है, ये है एनहाइड्राइड। ठीक है, यहां पे देखो, अब ध्यान देना आगे बेटा, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एज एन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब हम लोग एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड को, अब एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड कौन हुआ बेटा? N2O3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। यहां पे ध्यान देना, तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, यहां पे देखो N2O3 है, इसको क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? HNO2 का, और इसको आप बोलते हो नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हो आप? नाइट्रस एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो वही चीज लिखा है बेटा कि एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, जब हम लोग नाइट्रस एसिड के एनहाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? HNO2 का। वही चीज है यहां पे, N2O3 को आप क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इसको जब वाटर के साथ आप डिसॉल्व करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? HNO2 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, एक बार मैं अपने लिए बेटा समझा दे रहा हूं एक बार फिर से कि N2O3 को आप क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो जब हम लोग एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड को, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, देखो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? HNO2 का। किसका फॉर्मेशन होता है? HNO2 का। क्लियर है? ठीक, आओ भाई आगे देखो बेटा, यहां पे इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अपने पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है अपने पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो भाई हम बात करें N2O3 के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की, तो यहां देखो N2 हो गया और कितने ऑक्सीजन लगा दिए बेटा? 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 1 2 3 एंड 2 5। क्या यहां एक लोन पेयर होगा? यहां पर भी क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। और ऑक्सीजन पे यहां पर भी 2 लोन पेयर होंगे। समझ पा रहे हो? एक यहां एक यहां। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो जब भी हम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये होगा N2O3। देखो भाई, और अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे बेटा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर इक्वल हाफ में इसको कट करोगे तो जितना इधर उतना इधर नहीं मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑक्साइड हम लोगों ने डिस्कस किए आज नाइट्रोजन के। पहला नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप N2O बोलते हो, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको आप NO बोलते हो, तीसरा बेटा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। देखो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 की बात करते हैं, इसको आप नाइट्रोजन सिस्को ऑक्साइड बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं अगले ऑक्साइड की। तो भाई अगला जो ऑक्साइड है वो है अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो भाई NO2 का प्रिपरेशन कैसे होगा? आओ देखो बेटा, ऑन हीटिंग हैवी मेटल नाइट्रेट्स। अपने पास कोई हैवी मेटल नाइट्रेट, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए हैवी मेटल। अब हैवी मेटल आप समझते हो बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो क्या साइज बढ़ता है?
साइज बढ़ता है तो भाई उनका एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनके एटॉमिक मासेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, हैवी मेटल्स। तो आप देखो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, बताओ बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की, सॉरी लेड की बात करें, लेड की, तो बताओ बेटा लेड क्या सबसे नीचे आएगा, का, सी, गए, शंकर, पार्वती, बताओ क्या लेड सबसे नीचे आता है कार्बन फैमिली में, क्या ये हैवी मेटल होगा, इतनी बात समझ रहे हो। तो भाई हैवी मेटल यहां पे देखो बेटा, हैवी मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको जब आप हीट करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, NO2 का। देखो भाई कैसे, यहां देखो Pb क्या हो गया, हैवी मेटल, NO3 का होल ट्वाइस नाइट्रेट हो गया बेटा, यहां पे इसको जब हीट करोगे तो लेड, ये Pb तो बाहर हो गया, ठीक है। क्या 2 नाइट्रोजन है तो आपने लिखा 2n, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन है, यहां पे देखो बेटा 4 ऑक्सीजन मैंने यूज कर लिया, तो Pb प्लस 2NO2 प्लस O2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर तो बड़ा ही आसान है भाई, यहां पे देखो बेटा नाइट्रोजन के पास क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, N डबल बॉन्ड O से जोड़ दिया और एक क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से आप किसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, NO2 का। अब आप मुझे बताओ NO2 की बात करें, यहां पर NO2 की बात करें तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो NO2 में, तो NO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो तो भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, वेरी गुड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 2 कितने हो गए 16, ठीक है। टोटल ऐड करो बेटा, क्या 23 आ जाएगा, बोलो जब 23 है 23 का पेयर अप कर सकते हो, पेयर बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो बताओ बेटा क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इट फॉर्म अ डाइमर। आप जानते हो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने हैं और फ्री हैं तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, डाइमर बना सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो भैया एक NO2 का स्ट्रक्चर ये ले लिया बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया मैंने NO2, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, बात समझना। देखो यही तो स्ट्रक्चर है, NO और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड हो फिर कोऑर्डिनेट O, ठीक है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने तो क्या होंगे बेटा, ये बॉन्ड बना लेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो NO2 होता है, जो NO2 होता है वो भी किसका फॉर्मेशन कर सकता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ देखो इन सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो डाइमर बनाता है वो कौन सा फॉर्म होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो अगला पॉइंट, NO2 also known as a mixed anhydride। जो NO2 होता है also known as mixed anhydride, जो NO2 है वो क्या है, एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। और ध्यान देना बेटा जब हम लोग NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। ध्यान रखना जब हम लोग NO2 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अगला जो कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हो, N2O5। आप देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसकी बात करते हैं। ये बनेगा कैसे बेटा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो आप ध्यान रखो कि सबसे पहले N2O5 हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लिया और इसकी रिएक्शन P4O10 से करवा दिया। एक बार मैं आप फिर से पूछना चाहूंगा, P410 का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था आपको, इसमें बेटा PO बॉन्ड कितने होते थे बताओ, क्या 4 बॉन्ड होते थे, ठीक है। PP बॉन्ड हाँ बिल्कुल सही 0 होते थे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई जब हम लोग नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन P4O10 से कराते हैं बेटा तो किसका फॉर्मेशन होता है, N2O5 का, और साथ में HPO3 बाहर हो जाता है, ठीक है। और जो N2O5 है वो एक कलरलेस सॉलिड है, क्या है, एक कलरलेस सॉलिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर हम लोग N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें,
N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहां पे देखो जो आपने NO2 का डाइमर बनाया है, देखो NO2 का डाइमर, तो NO2 तो बेटा N2O4 हो गया, एक ऑक्सीजन बीच में फिट कर दो, देखो क्या N2O5 हो गया, देखो दो नाइट्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा? N2O5 का। देखो NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 का स्ट्रक्चर बीच में ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड समझते हो बेटा? ठीक है, ऑक्सी एसिड का मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? ऑक्सी एसिड। ठीक है, जैसे देखो हमने लिखा H2N2O2, इसका नाम क्या है बेटा? हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या बोलते हो? हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 ये तो आप जानते हो यार, बचपन से बहुत हो चुका। नाइट्रस एसिड क्या बोलते हो? नाइट्रस एसिड। HNO3 को क्या बोलते हो बेटा? नाइट्रिक एसिड। ठीक, H2N2O2 को बोलते हो हाइपोनाइट्रस एसिड, और HNO2 को बोलते हो नाइट्रस एसिड, और HNO3 को क्या बोलते हो बेटा? नाइट्रिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई इंपॉर्टेंट है बेटा HNO2 का स्ट्रक्चर, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो HNO2 का एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है और एक इसका टाटोमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे देखो कोई एलिमेंट है, क्या उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है? टाटोमर वाली कंडीशन याद करो आइसोमेरिज्म में जो मैंने पढ़ाया है। कोई एलिमेंट है, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन होना चाहिए, ध्यान देना बेटा। लेकिन यहां कार्बन नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं, यहां क्या है? ऑक्सीजन। इस देखो कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हो और हाइड्रोजन से जुड़े हो, तो यहां कार्बन की जगह क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होता है? इस हाइड्रोजन को दे देना होता है इस एलिमेंट को। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अब देखो बेटा, और इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा दोगे यहां, इसमें कुछ इस तरीके से टाटोमेरिज्म होगा बेटा। ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तो यहां नहीं लगेगा, समझ पा रहे हो? उसमें हाइड्रोजन को मीना को देना होता है तो टाटोमेराइज्ड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जब N को दोगे तो क्या होगा? NH होगा बेटा, और यहां पर ये बॉन्ड यहां आ जाएगा O के साथ, तो डबल बॉन्ड O। देखो भैया, ठीक, अब यहां बेटा सिंगल बॉन्ड O होता, यहां ध्यान देना, यहां पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करवा देते हैं? यहां कोऑर्डिनेट से, मतलब इलेक्ट्रॉन इसका भी ले रहा है, इसका भी, दोनों आपस शेयरिंग में डाले हुए हैं, समझ पा रहे हो? ठीक, तो ध्यान रखना इसका टाटोमेरिक स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो एक लास्ट पॉइंट और है, देखो बेटा अनस्टेबल एसिड, ये क्या होता है? एक अनस्टेबल एसिड होता है, जो HNO2 होता है एक अनस्टेबल एसिड होता है, एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। और किसमें एग्जिस्ट करेगा? एक एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं। H2N2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड। और यहां पर HNO2 का एक स्ट्रक्चर तो ये होता है, फिर इसका जब टाटोमेरिक फॉर्म बनाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक वाला रूल मत लगाना, ठीक है, नहीं तो सोचो कि सर यहां तो गलत तरीके से आ रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, इसको कुछ ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो टाटोमेरिक फॉर्म है, इस डबल बॉन्ड को यहां भेज दिया, हाइड्रोजन को दे दिया मीना को, नाइट्रोजन को, तो सॉरी एलिमेंट को, ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन दे दिया तो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा? H, और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड हो, और एक बॉन्ड है तो उसको कोऑर्डिनेट से जोड़ दिया ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है ये अनस्टेबल एसिड होते हैं, एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। किसमें एग्जिस्ट करते हैं बेटा? एक्वस सोल्यूशन में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी करो, आओ बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अगले कंपाउंड की। ठीक है, तो अगला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंपाउंड है वो बेटा है अपने पास नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो अगला नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, देखो भाई इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या है अगला? नाइट्रिक एसिड, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? इसका फार्मूला क्या है? HNO3। इसको क्या बोलते हो? नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो भाई अभी इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या पढ़ा था? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। वही चीज है यहां पर सेम। वहां पे जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा था वो थोड़ा अधूरा था,
वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, NO का फॉर्मेशन करके हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन ओस्टवाल्ड प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फाइनली किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, HNO3 का। ठीक है, आओ देखो सीखते हैं। जैसे मैंने लिया अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया ले लिया, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, ऑक्सीजन से, O2 से करवा दी। बात समझना, अमोनिया लिया और O2 से करवा दी। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ही। ठीक है, तो इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा बेटा, NO। ठीक है, क्या बनेगा, NO। यहां पे देखो भैया 4 नाइट्रोजन, यहां का 4 ऑक्सीजन ले लिया बेटा, तो 4 NO हो गया। अब बचे कितने, 6, तो 6 H2O लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, NO का। अब बात समझना, अब NO का फॉर्मेशन हो गया तो आपने 2 मोल लिया NO और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, O2 से, तो क्या बनेगा बेटा, 2NO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, NO2 का। आप देख सकते हो बेटा 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 यहां का और 2 यहां का, 4। तो देखो 2 नाइट्रोजन एंड 2, और यहां पे 2 2 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, NO की रिएक्शन फिर O2 से करवाते हो, कौन बनता है, NO2। ठीक है, आओ देखो भैया, अब फिर क्या करते हैं, 3 मोल NO2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन बेटा वाटर से करवाते हैं, H2O से। तो किसका फॉर्मेशन होता है, HNO3 का। तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट प्रोसेस है अपना ओस्टवाल्ड। ठीक है, ओस्टवाल्ड के ओस्टवाल्ड के कंप्लीट प्रोसेस से, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, HNO3 का। ठीक, अब बात समझना, यहां जो HNO3 मिलती है बेटा, यहां जो HNO3 हमें मिली, क्या, जब हम लोगों ने NO2 की रिएक्शन वाटर से कराई तो यहां पर जो HNO3 मिली वो मिलती है 68% वेट बाई वेट। ठीक है, ये चीज आप जानते हो, वेट बाय वेट सोल्यूशन में मैंने ढंग से पढ़ाया है। ठीक है, चलो भाई, तो कितना परसेंट मिलता है बेटा, 68% वेट बाय वेट। अब हम क्या करें, अगर इसी HNO3 का डिहाइड्रेशन करवा दें, डिहाइड्रेशन, क्या बताओ, कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, वाटर निकाल देगा। तो बताओ बेटा, यहां पर जो 68% वेट बाई वेट हमें मिल रहा था HNO3, जब उसका डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो और प्योर HNO3 मिलने लगेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, 98% वेट बाई वेट HNO3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। कब, जब हम लोग HNO3 का डिहाइड्रेशन करवाते हैं विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन अगर इसका करवाते हैं बेटा HNO3 का, तो फिर हमें कितना परसेंट मिलता है, 98% वेट बाय वेट HNO3 मिलता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे देखो, बी यूज इन इंडस्ट्री 68% वेट बाई वेट HNO3। जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं बेटा HNO3, वो कितना 68% वाला ही यूज करते हैं वेट बाई वेट। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर की बात करें HNO3 का, देखो HNO3, इसको आप क्या बोलते हो, मोनोबेसिक एसिड। HNO3 क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक क्यों है बेटा, यहां पे आप देखो, क्या एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यही तो बाहर निकल सकता है। ठीक, इसको क्या बोलोगे, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ना इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है, तो ध्यान रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताई थी, लिक, बसर, काना, मगल, मंजन, करफी, कड़को, निशन, पबह, कुचज, अज, पट, औ। याद है बेटा, पूरा याद करवाया था। ठीक है, LIK, लिक तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर बसर, ठीक है, याद है ना, BASR, ठीक है, काना CANA, ठीक, तो ऐसे लिक, बसर, काना, मगल, मंजन, करफी, कड़को, निशन, पबह, लास्ट में क्या आता था, H। तो H के ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं और H के नीचे वाले एलिमेंट हैं, इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या बोलते थे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें कुछ एलिमेंट ऊपर भी होते थे और कुछ एलिमेंट नीचे भी होते थे। तो वो सीरीज आप बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे अपने पास कुछ ऐसे मेटल हैं,
ऐसे मेटल अबव H2, इसका मतलब क्या हुआ, मेटल अबव H2 मतलब H2 से ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, बात समझना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर उनकी रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो, किससे, डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, N2O का, और साथ में क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से सॉरी ये ऊपर की बात हो रही है ना, ठीक है, हाँ, मेटल अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हो बेटा तो N2O बनेगा। अगर कंसंट्रेट HNO3 से करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, NO2 का। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है, रिएक्टिविटी की सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बोलते हो, ठीक है, उसी में अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल अगर हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो मेटल अबव H2, अगर हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है और उस मेटल की रिएक्शन आप करवा रहे हो डाइल्यूट HNO3 से, किससे, डाइल्यूट HNO3 से, तो बनेगा N2O, साथ में बनेगा मेटल नाइट्रेट। और अगर कंसंट्रेट HNO3 से करवा रहे हो तो बनेगा NO2 और साथ में क्या बनेगा बेटा, मेटल नाइट्रेट। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे दिमाग में चलाओ, लिख, बसर, काना, मग्गल, MgAl, मंजन, MnZn, ठीक, फिर करफी, कड़गो, निसन, पबा, कुचज, फिर लास्ट में एच आता था, ठीक। तो बताओ क्या जिंक जो है, ठीक है, यह जो आयरन है, ये दोनों चीजें क्या है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है बेटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, याद कर लो भाई, लिक, बसर, काना, मगल, मंजन, करफी, कड़को, ठीक। तो Fe जो आ रहा है, Fe वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, समझ पा रहे हो, ठीक। और यहां पर जिंक जो है वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो दोनों की रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे, तो जब डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे क्या बनेगा, N2O, और कंसंट्रेट HNO3 से क्या बनाएंगे, NO2। तो देखो बेटा, यहां पर जिंक की रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, अब इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, बताओ किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, N2O का। बिल्कुल सही, यहां देखो किसका फॉर्मेशन करा दिया बेटा, N2O का, और साथ में क्या बनेगा भाई, मेटल नाइट्रेट। तो यहां देखो मेटल क्या है बेटा, जिंक है, और नाइट्रेट के लिए NO3 का होल ट्वाइस लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कोई ऐसा मेटल हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, अगर उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, N2O का। यही प्रोडक्ट पूछा जाएगा बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा, N2O का। आगे देखो, अगर इसी मेटल की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवाई जाए, किससे बेटा, कंसंट्रेट HNO3 से करवाई जाए, तो ये तो बनेगा ही, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही। यहां देखो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा, NO2, साथ में क्या बनेगा, NO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट टाइम मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि देखो जिंक, ये तो आप पहचानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है बेटा, हाइड्रोजन से ऊपर है। अब इसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट से कराओगे तो किसका, साथ में बोलो, N2O। अगर कंसंट्रेट HNO3 से कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, NO2 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पे देखो बेटा, रिएक्शन विद आयरन, अगर आयरन की रिएक्शन करवाएं, ठीक है, पहले बताओ मुझे, क्या आयरन भी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। बताओ बेटा, अगर आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे, क्या सेम फिर से N2O का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, N2O का। और अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, NO2। बस यही दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर अब देखो भैया, यहां फेरस और फेरिक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। यहां देखो आयरन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। जरा यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या NO3 पर 1 माइनस होता है, तो यहां पे 2 है, -2, तो मतलब इस पर आ जाएगा
+2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहां देखो NO3 पे होता है -1, 3 है तो -3, तो इस पर कितना आ जाएगा बेटा +3। ठीक है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हायर के लिए इक लगाते हैं, ऐसे याद रखना बेटा। हायर कैसे लिखते हो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। हायर तो ऐसे याद करो। ठीक है, क्या इसमें आई आ रहा है, ठीक है, यहां पे आई आ रहा है हायर। ठीक है, तो हायर के लिए आप इसमें इके लगा देना। ठीक, यहां पर भी आई आ रहा है, यहां पर भी आई आ रहा है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या बोलोगे, इक लगाओगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या लगाओगे, अस लगाओगे। ठीक है, तो यहां देखो 0 से आ रहा है +2 में, तो क्या बोलोगे, फेरस नाइट्रेट। और यहां पर बेटा देखो 0 से आ रहा है +3 में, तो क्या बोलोगे, फेरिक नाइट्रेट। ठीक है, फाइनली ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि अगर कोई मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है और उसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो तो बनेगा N2O, अगर कंसंट्रेट HNO3 से करवाते हो तो बनेगा NO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो भाई, तो इसका उल्टा भी रिएक्शन करवाते हैं। ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हो, ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हो, अगर उनकी रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो क्या होगा, आओ वो भी सीखते हैं। तो देखो बेटा, मेटल लाइंग विलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, यहां देखो मेटल लाइंग विलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हो, ठीक, तो अगर उस मेटल की रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो तो बनेगा NO। ध्यान देना, क्या बनेगा, NO। और अगर कंसंट्रेट HNO3 से करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, NO2 का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, दिमाग में बिठाओ भैया। एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, बोलो मेरे साथ, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से, हाँ बिल्कुल सही, N2O कंसंट्रेट HNO3 से क्या बनेगा बेटा, NO2। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल हैं, उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से क्या बनेगा, NO, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 से, तो क्या बनेगा, NO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, मेरे पास स्पेस नहीं बेटा, आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग इसकी रिएक्शन आगे कंप्लीट करते हैं। इसकी रिएक्शन जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, इसको कॉपी करो। चलो बेटा आओ भाई आगे बात करते हैं। अगर हम लोग कोई मेटल है, ठीक है, वही बताया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे मैं बात करूं कॉपर की, वही सेम सीरीज, लिक, बसर, काना, मगल, मंजन, करफी, कड़को, निसन, पबाह, तो H आ जाता है, कुचज, CuHgAg, याद है बेटा, ठीक है। तो कॉपर भी, Hg भी, Ag भी, ये सब कहाँ आएंगे बेटा, हाइड्रोजन से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर कोई मेटल ऐसा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, अगर उसकी रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, NO का। और जब कंसंट्रेट HNO3 से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, NO2 का। याद करना, ठीक है। अगर अभी तो पढ़ा है बेटा कि अगर कोई भी मेटल है वो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है तो बेटा ऊपर अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हो तो NO बनेगा, कंसंट्रेट HNO3 से करवाते हो तो बनेगा NO2। अब बात समझो, जैसे हम लोग कॉपर की रिएक्शन, कॉपर अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप बताओ बेटा क्या हाइड्रोजन से नीचे है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 से। तो बताओ जब डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, NO का। ये देखो बेटा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NO का, साथ में क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। देखो भाई कितने कॉपर हैं, 3, यहां 3 लगा दिया। कितने नाइट्रोजन है बेटा, 8 नाइट्रोजन। तो यहां देखो यहां पर कितने नाइट्रोजन है, 3 2 6 and 2 8, 8 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देख लो, 8 3 24, यहां पे 3 2 6, ठीक है, 18 हो जाएगा, and 2,
ठीक है, 20 एंड 4 24। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से नीचे है कोई मेटल, उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हो तो NO, और देखो यही कॉपर की रिएक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? NO2 का, और बाकी सेम प्रोडक्ट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर नाइट्रेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। कॉपर AgHg आल्सो रिएक्ट सेम टाइप। क्यों भाई सेम टाइप रिएक्ट करेगा? आप खुद मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो सारे मेटल हैं क्या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं? भाई हाइड्रोजन से नीचे हैं तो ये भी सेम रिएक्शन दे सकते हैं। आगे देखो बेटा, नोबल मेटल, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नोबल मेटल्स लाइक Au एंड Pt, जो अपने पास गोल्ड है और प्लेटिनम है, जिनको आप क्या बोलते हो बेटा? नोबल मेटल, डू नॉट रिएक्ट्स विद HNO3, डू नॉट रिएक्ट्स विद HNO3। जो अपने पास नोबल मेटल्स हैं ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट देखो, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस आयन, इसका हम टेस्ट करते हैं कि जो हमें सोल्यूशन दिया गया, जो एसिड दी गई, ठीक है, उसमें क्या NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है या नहीं है। देखो बेटा ये तो आपने लैब में भी करा होगा, प्रैक्टिकल बड़ा आसान होता है। आप देखो, अगर नहीं करा है तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, बात समझना, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक, टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने भर दिया HNO3, ये फिल कर दिया, ठीक। अब आपको पता नहीं कि इसमें है NO3 माइनस आयन या नहीं है, इसमें मैंने HNO3 फिल करके दे दिया, ठीक है। अब करना क्या है, आप यहाँ ऐसे कोने से, यहाँ से धीरे धीरे, जैसे आप पैक नहीं बनाते हो थोड़ा थोड़ा करके, नहीं बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, FeSO4, ठीक है। आप क्या डालो बेटा यहाँ पे? FeSO4। तो FeSO4 यहाँ ऐसे कोने से धीरे 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 इसमें डालोगे तो यहाँ पर बेटा एक ब्राउन कलर की रिंग आपको दिखाई देगी। अगर इसमें नाइट्रेट आयन है तो एक ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी, और इसी टेस्ट को आप क्या बोलते हो? ब्राउन रिंग टेस्ट। बात समझना, HNO3 है, HNO3 का सोल्यूशन है, साइड से आप FeSO4 इसमें डालोगे तो यहाँ ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो आप ये समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3 माइनस आयन इन सोल्यूशन, कि ये टेस्ट हम लोग तब करते हैं जब सोल्यूशन में हमें पता करना हो कि सोल्यूशन में NO3 माइनस आयन है या नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट होता कैसे है, क्या FeSO4 है बेटा, SO4 के ऊपर 2 माइनस, Fe के ऊपर 2 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ देखो, इसमें अगर NO3 माइनस आयन है तो Fe2 प्लस से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe के ऊपर +3, साथ में NO प्लस H2O में। बात समझना, अब ये जो Fe के ऊपर 2 प्लस है, जब ये NO के साथ फिर दोबारा रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ऐसे देखो, सर्किल टाइप में दिखाएगा, रिंग टाइप दिखाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर का। ये कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? FeH2O का होल 5 NO, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स, या फिर ऐसे ही लिखा हो सकता है FeSO4.NO, ये लिखा हो सकता है। नाम क्या है बेटा? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। क्या बोलोगे? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे। वैसे इस बार तो आप लोग प्रमोट हो गए हो 12th में, ठीक है, मतलब 12th वाला प्रमोट हो गया बेटा, कल न्यूज़ आ गई ना, सबको पता ही होगा, ठीक। खैर चलो भाई आगे बात करते हैं। तो एक बार फिर से देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर लें तो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होगा? ब्राउन रिंग टेस्ट में सबसे पहले आप HNO3 लेते हो एक टेस्ट ट्यूब में, फिर साइड से FeSO4 डालते हो, फिर आपको बेटा एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, ठीक है। नाम क्या होता है? यहाँ पे देखो, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। क्या बोलते हो? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं। ये तो बेटा मैं पढ़ा चुका हूं एक बार, दोबारा यहां रिपीट हो रहा है। फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड देखा, अब फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स की बात करते हैं।
आप मुझे बताओ, फास्फोरस के मैंने क्या 3 एलोट्रोप्स बताए थे, एक व्हाइट बताया था, एक रेड बताया था और एक ब्लैक बताया था, याद आ रहा है? ठीक है, तो वही चीज है। आओ बेटा देखो, बात करते हैं फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड की। तो देखो व्हाइट फास्फोरस, देखो P4, व्हाइट फास्फोरस को क्या लिखते हो बेटा? ऐसे P4, ठीक है। तो P4 का स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब देखो बेटा, क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ फास्फोरस के बीच में एंगल भी कितना है? बहुत कम है। तो एंगल कम है लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से, क्या यहाँ बहुत ज्यादा हाईली एंगल स्ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा एंगल रिपल्सन होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक भाई, एंगल स्ट्रेन है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? कम है, बहुत कम है बेटा, ठीक है। एग्जैक्टली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? बहुत कम होता है, इस वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। वही पॉइंट लिखा है, ड्यू टू विच इट इज अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, ठीक। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं और बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, आसानी से किसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अगला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, जब हम लोग P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं O2 से, जब हम लोग P4 की रिएक्शन O2 से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? P4O10 का, एक व्हाइट डेंसर फ्यूम के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे फ्यूम, समझ रहे हो, धुआं टाइप दिखाई देगा, व्हाइट सफेद कलर का डेंसर फॉर्म, ठीक है, डेंसर फ्यूम आपको दिखाई देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? सफेद कलर का, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, इनसॉल्वेबल इन वाटर बट इट इज सॉल्वेबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 को क्या बोलते हो बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड। जो अपने पास व्हाइट फास्फोरस होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्वेबल होते हैं, लेकिन CH2 में कैसे होते हैं बेटा? सॉल्वेबल होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं? सॉल्वेबल होते हैं, ठीक है। बात समझना। इतनी इंफॉर्मेशन हो गई अपने व्हाइट फास्फोरस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग रेड फास्फोरस की, कि भैया रेड फास्फोरस क्या है? देखो बड़ा आसान है बेटा। रेड फास्फोरस में आप व्हाइट फास्फोरस ले लो और उसको 570 केल्विन पे 10 से 12 दिन के लिए हीट करो। 570 केल्विन, सोचो बेटा, 10 से 12 दिन तक आप हीट करोगे, 10 to 12 डेज, तो क्या होगा? व्हाइट फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड फास्फोरस में, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है, एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म एंड इनसॉल्वेबल इन H2O एंड CH2। बात समझना, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो अपने पास व्हाइट फास्फोरस है, इसकी बहुत सारी यूनिट आकर के जुड़ती चली जाती, जुड़ती चली जाती, जुड़ती चली जाती है, और फिर किसका फॉर्मेशन होता है? रेड फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, व्हाइट फास्फोरस की बहुत ढेर सारी यूनिट क्या आपस में जुड़ती चली जाती। बेटा पॉलीमर बनाना है, पॉली मतलब बहुत सारी यूनिट, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अपने पास जो व्हाइट फास्फोरस है उसकी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? रेड फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट, इट इज इनसॉल्वेबल। एक साथ इसको लिख लो बेटा, ये कैसे होते हैं? इनसॉल्वेबल इन H2O एंड CH2। जैसे यहां पे देखा था आपने, ये वाटर में इनसॉल्वेबल होता था, लेकिन CH2 में कैसा होता था? सॉल्वेबल। लेकिन यहां पर H2O और CH2, H2O और CH2 ये दोनों में भी कैसे होते हैं? इनसॉल्वेबल होते हैं। सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की, कि हम लोग रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। व्हाइट तो आपको समझ में आ गया, ठीक। तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो देखो, ये व्हाइट फास्फोरस है, इसकी बहुत ढेर सारी यूनिट ले लो। चलो भैया, ये ले लिया, ठीक। यहां पर एक दूसरी यूनिट ले ली, ठीक, और यहां तीसरी यूनिट ले ली, ठीक। बस इतने ही ले लेते हैं। देखो बेटा एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरे टाइप से स्ट्रक्चर बना है। पिछली बार मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो देखो इस टाइप बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस देखो इसी फास्फोरस से ऐसे जोड़ दिया था, इस टाइप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में जिस टाइप बना है मैं वो भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नहीं, दोनों स्ट्रक्चर ही सही है अपने आप में, ठीक है। यहाँ देखो, इसको आप जोड़ते चले जाओ, ये यूनिट आपने जोड़ा, ठीक है। इस टाइप से एनसीईआरटी में बना है, मैं बता रहा हूं। यहां देखो बेटा P4 यूनिट आपने बना लिया, देखो P4 यूनिट बना लिया, ठीक। अब इन फास्फोरस को जोड़ दो, इसको, इसको,
ये वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप ये पॉइंट्स याद रखो कि जो अपने पास रेड फास्फोरस होते हैं ये H2 और CH2 दोनों में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं बेटा वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि CH2 में सॉल्युबल होते हैं। हम लोग व्हाइट फास्फोरस से ही रेड फास्फोरस का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाइट फास्फोरस लेते हैं 570 केल्विन, 10 से 12 दिन तक उसको रखते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो फिर वो किसमें, व्हाइट फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड फास्फोरस में, ठीक। अब मेरे पास स्पेस तो है नहीं बेटा, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर हम लोग ब्लैक फास्फोरस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बेटा, हम लोगों ने रेड फास्फोरस डिस्कस कर लिया, व्हाइट फास्फोरस डिस्कस कर लिया, आगे बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है। तो देखो भाई ब्लैक फास्फोरस, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, ब्लैक फास्फोरस होती है, और मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस, याद है ना बेटा, ठीक है। तो देखो भैया व्हाइट फास्फोरस लिया, इसको 473 केल्विन और बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिया, सॉरी बहुत हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर लिया, ठीक है। और व्हाइट फास्फोरस लिया बेटा इतने टेम्परेचर पर 473 केल्विन पर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक फास्फोरस का, ठीक। देखो भाई एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। जो ये ब्लैक फास्फोरस होता है बेटा वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म में और एक बीटा फॉर्म में। देखो भाई व्हाइट फास्फोरस है 473 केल्विन, वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पर, देखो व्हाइट फास्फोरस है 473 केल्विन, टेम्परेचर इतना ही रखा और बहुत हाई प्रेशर पर किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैक फास्फोरस में। तो ये जो ब्लैक फास्फोरस कन्वर्ट हुआ उसे क्या बोलते हो बेटा, अल्फा ब्लैक, ठीक है। रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस आपने लिया, ठीक है, और 803 केल्विन, ठीक है, 803 केल्विन और हाई प्रेशर लगाया, तब भी क्या बनता है बेटा, ब्लैक फास्फोरस, और इसको आप क्या बोलते हो, बीटा ब्लैक। एक बार लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूं, व्हाइट फास्फोरस लिया, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, तो ब्लैक फास्फोरस बनता है बेटा, लेकिन फॉर्म कौन सा होता है, अल्फा फॉर्म। अगर आपने रेड फास्फोरस लिया, इतना टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया, तो ब्लैक फास्फोरस तो बनता है, लेकिन इस फॉर्म को आप क्या नाम देते हो, बीटा फॉर्म। मतलब यहां रेड लोगे तो बीटा फॉर्म मिलेगा, व्हाइट लोगे तो अल्फा फॉर्म मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे स्टेबल एलोट्रोप्स जो होता है फास्फोरस का वो कौन सा होता है बेटा, वो अपने पास ब्लैक फास्फोरस होता है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो ऐसे जुड़ता चला जाता है बेटा, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड की तरह, इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक। चलो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला जो कंपाउंड है फास्फोरस का वो है अपने पास फास्फीन, PH3, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे बनता है, अगर आप लोग ले लो कैल्शियम फास्फाइड, क्या ले लो बेटा, कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फाइड आपने लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, H2O से, वाटर से करवा दी। हमने कैल्शियम फास्फाइड लिया और इसकी रिएक्शन वाटर से करवा दी, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा, PH3। कौन सी गैस निकलेगी बेटा, फास्फीन गैस। देखो कौन सी गैस निकल रही है, फास्फीन। कैसे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम फास्फाइड, क्या लोगे बेटा, कैल्शियम फास्फाइड, और उसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगी, PH3 गैस, ठीक है। व्हाइट डेंस्ड फ्यूम के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। व्हाइट डेंस्ड फ्यूम, समझ रहे हो बेटा, डेंस्ड फ्यूम धुएं की तरह, व्हाइट कलर की, ठीक है। चलो भाई देखो ये होम्स सिग्नल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेटा, होम्स सिग्नल, ठीक है क्या भाई। देखो जैसे सी की बात करें, सी वाटर बेटा, समुद्र की बात करें, समुद्र में, ठीक है, तो वहाँ पर समझ रहे हो बहुत सारे जहाज होते हैं, तो भाई हर जगह पानी 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 पानी, समझ रहे हो ना ये चीज़, हर जगह पानी ही दिखाई देता है, ठीक है। तो हर जगह पानी, तो उस शिप को रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पे जो जहाज वगैरह होती हैं उसको कैसे रास्ता दिखाया जाए, तो उसके लिए हम लोग होम सिग्नल, हम लोग नहीं मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है, वो होम सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं,
क्या करते हैं, एक आयरन का कंटेनर लेते हैं और उसमें भरते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। क्या भरते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, ये आयरन का कंटेनर लेते हैं और उसमें दो छोटे छोटे होल कर देते हैं। आयरन का कंटेनर लिया, दो छोटे छोटे होल कर दिए और उसमें भरा हुआ है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। अब जब वो पानी में फेंक देते हैं तो बेटा इस होल के थ्रू वाटर इसके अंदर जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब वाटर के अंदर इस होल के थ्रू वाटर इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा तो ये कैल्शियम फास्फाइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, क्या पीएच3 का? बोलो, तो पीएच3 का फॉर्मेशन करेगा। देखो बनेगा C2H2 पीएच3 और P2H4। ठीक है, तो व्हाइट डेंस्ड फ्यूम मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, व्हाइट डेंस्ड फ्यूम। इससे हमें दूर से ही पता चल जाता है कि कोई शिप किस साइड से आ रही है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो खैर ये कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि जो अपने पास होम सिग्नल है इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो आप ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। क्या यूज होता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। और इनके रिएक्शन के बाद जब इनको भाई डालते हो, कंटेनर किसका होता है, आयरन का, इस होल के थ्रू इसमें वाटर जाता है। तो जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड तो किसका फॉर्मेशन होता है, C2H2 का, साथ में PH3 और क्या बनता है, P2H4। तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है, PH3, जो कि व्हाइट डेंस्ड फ्यूम में गैस फॉर्म में सफेद गैस की तरह, धुएं की तरह दिखाई देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई शिप किस साइड से आ रही है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई, दो छोटे छोटे कंपाउंड है, इनको आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। PCl3 कैसे बनता है बेटा, P4 ले लो और 6 मोल Cl2 ले लो, क्या बन जाएगा, PCl3। और PCl5 कैसे बनता है, P4 ले लो, 10 मोल Cl2 ले लो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PCl5 का। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री भी एक बार देख लेते हैं। फास्फोरस बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो कितने क्लोरीन है, जोड़ दिए, 1 2 3 जोड़ दिए, बचे कितने, 2 पॉइंट रख लिया। तो 1 2 3 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर हम लोग PCl5 की बात करें, PCl5 की, तो फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, क्या पांचों क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d। ठीक है, क्या जाएगा, sp3d, 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल। ध्यान देना, PCl5 की बात हो रही बेटा इसकी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आप जानते हो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी बात करें तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर पे होता है प्लेनर ट्रायंगुलर। ठीक है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पे क्या होता है बेटा, पिरामिड। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी अपने पास, पिरामिड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई, तो ये पिरामिड हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये पूछा जाता है कि जो PCl5 है, ये सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखना बेटा, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी मैं बता रहा हूं। PCl5 सॉलिड फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। अब बेटा अगर इसकी ज्योमेट्री आप निकालना चाहोगे तो फास्फोरस 5 बॉन्ड, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्लस है तो एक फेंक दिया, 4 बचे, चारों क्लोरीन बनाएंगे तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। क्या यहाँ ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। यहां देखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5, माइनस है एक और जोड़ लिया, फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, माइनस एक जोड़ लिया, 6 हो गए, 6 क्लोरीन जुड़ेंगे तो 6 सिग्मा के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज भी बिठाए रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है बेटा कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में एक टेट्राहेड्रल केटायन और ऑक्टाहेड्रल एनायन में ब्रेक हो जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है बेटा। ठीक है, फिर देखो लगभग हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली पूरा कंप्लीट कर लिया, बस इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है एक ऑक्सी एसिड। ठीक है, वो भी हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने P ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली को। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।